ओके, सो लास्ट क्लास में अपन ने आयनिक साइज और एटॉमिक साइज इसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने तुमको एक पीरियोडिक टेबल भी दिखाया था, ठीक है ना। अब साइजेस को लेके ही देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, राइट, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। सो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मतलब ऐसे स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ओके, यू हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस स्पेसीज को अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो लिथियम प्लस और बेरिलियम 2 प्लस, ओके, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्योंकि लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और बेरिलियम 2 प्लस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। उसी तरह से अगर मैं पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और स्कैंडियम आयन लेता हूँ, ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। देखो पोटेशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 है ना, ये फोर्थ पीरियड में आएगा, 3p6 एंड 4s1। ओके, सो यहाँ पे मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो ये इतने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिर? ओके, ये 10 और ये 18, सो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। ओके, सो पोटेशियम में देर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम जस्ट उसके बाद आता है, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे 19 है, कैल्शियम में 20 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है कैल्शियम का, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बच जाएंगे 18, सो इसमें भी 18 है। और कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट आता है 21, स्कैंडियम, इजंट इट। तो स्कैंडियम 21 है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे स्पेसीज को अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो ये तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। सो सिर्फ अपन वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ रहे हैं, ठीक है। सो जनरली दीज एलिमेंट्स आर इन द सेम पीरियड और सो, या फिर एडजेसेंट पीरियड में रहते हैं, तो दे गेट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस। ओके, सो व्हाट हैपन्स इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ओके, तो जो ये अपन बाद में देखेंगे। ओके, जनरली अगर देखा जाए तो यू कैन हैव आयंस एंड कैटायंस, बराबर है, आयंस एंड कैटायंस। तो क्या होता है कि मान लो अगर नेगेटिव अनायंस है, ठीक है ना, इफ़ यू हैव अनायंस, ओके, तो अनायंस अगर है तो जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अपन उसमें ऐड करते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो जो अनायंस है उनका साइज़ बढ़ जाता है, ओके, एज कम्पेयर टू पेरेंट आयंस। और जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस में अपन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं तो उसके वजह से साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुमको थोड़ा अच्छे से। जस्ट गिव मी 1 सेकंड टू एक्चुअली फाइंड सम स्पेस। दैट्स द वन ऑफ प्रॉब्लम्स, आई हैवंट लेफ्ट एनी स्पेस। ओके, सो ये जो बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। सो जो अनायंस होते हैं दे हैव लार्जर साइज एज कंपेयर टू देयर पेरेंट अनायंस। यहाँ पे क्यों लार्जर हो रहा है? जैसे ऑक्सीजन लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। तो ऑक्सीजन में देयर आर 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। तो ठीक है, न्यूट्रॉन्स की तो ज़रूरत ही नहीं है अपने को। अगर मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो प्रोटॉन्स तो 8 ही है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हो गए 9। अगर मैं निगेटिव और एक आयंस की ऐड कर रहा हूँ, सो ये हो गया, इसमें हो गए प्रोटॉन्स तो 8 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन नेगेटिव आयंस बनाते हैं, प्रोटॉन्स तो अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जेड इफेक्टिव चार्ज जो है वो डिक्रीज़ होगा, और अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ हो रहा है तो साइज़ क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को ये ऑर्डर मिलता है साइज़ का। अंडरस्टूड है कि ये आ रहा है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। तो एक अलग इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा हूँ मैं तो मेरे को मैग्नीशियम प्लस आयन मिलेगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1। और इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो साइज़ डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे ये वाला भी इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3s में कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 3s चले गया पूरा।
तो जो मैग्नीशियम 2+ का जो साइज रहेगा, राइट, दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल, बराबर है। तो अगर मैं अभी कंपेयर करूँ मैग्नीशियम 2+ को ऑक्सीजन 2- के साथ, ठीक है, ये दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, मतलब इसमें जो प्रोटॉन्स है वो है देयर आर 12 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और यहाँ पे अगर देखता हूँ मैं ऑक्सीजन के केस में देयर आर 8 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, बराबर है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो बेसिकली यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो Z इफेक्टिव जो है दैट इज़ वेरी हाई, और यहाँ पे Z इफेक्टिव इज़ वेरी लो। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसलिए साइज छोटा, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है ना, कम है सॉरी, तो साइज़ इसका ज़्यादा रहेगा ऑक्साइड आयन का। सो साइज़ अगर देखा जाए तो ये अपने को ट्रेंड मिलेगा, ऑक्सीजन का साइज़ या ऑक्साइड आयन का साइज़ मैग्नीशियम आयन से काफ़ी बड़ा रहेगा। समझ में आया क्या, मैग्नीशियम आयन से, हालांकि मैग्नीशियम 3rd पीरियड में रिमेंबर, और ऑक्सीजन जो है वो 2nd पीरियड में है, इजंट इट। लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन की बात करें और ऑक्साइड आयन की बात करें, ऑक्साइड आयन का साइज़ मैग्नीशियम आयन से काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि इस तरह का ये प्रिंसिपल बन रहा है यहाँ पे, ओके। सो जस्ट इमेजिन कि जो नेगेटिव आयंस रहते हैं वो बड़े रहेंगे और पॉजिटिव आयंस जो रहेंगे वो छोटे रहेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड में। अगर मैं NaCl देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम छोटा, ओके, सोडियम इससे दिखा रहा हूँ, और क्लोराइड ये बड़ा रहेगा, अंडरस्टूड है क्या ये। सो ये पॉजिटिव हो गया और ये जो रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, इस तरह से, क्लियर है क्या। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू बी फॉर मोस्ट आयनिक सॉलिड। इन मेनी केसेस जो सॉलिड्स है आयनिक सॉलिड, दे हैव डिफरेंट साइजेस, ओके, और इसमें जनरली कैटायन छोटा होता है, अनायन बड़ा होता है, जनरली दैट इज़ द केस। इन सम केसेस थोड़ा उल्टा भी हो सकता है, होता भी है कुछ केसेस में, बट इन मोस्ट केसेस जो ये होता है दैट इज़ द थिंग वी सी, और इसके वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ अराइज होती है, ये भी अपने को आगे समझना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये सारे जो एलिमेंट्स है, ओके, नाइट्राइड आयन, ये सारे के सारे जो है दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है। अब इनमें देखो प्रोटॉन्स लिखते हैं अपन और इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स नाइट्रोजन में है 7, इलेक्ट्रॉन्स देखो 3 ऐड किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, ओके। ऑक्साइड आयन देखते हैं कितने हैं 8, 10, यहाँ पे 9, 10, यहाँ पे अब जो आएगा सोडियम में, ओके, दैट इज 11, 10, 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, 14 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो ऑल ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है। और साइज क्या रहेगा, ऑब्वियसली जिसके ऊपर जितना बड़ा चार्ज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में सीधा सीधा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हायर द नेगेटिव चार्ज बिगर द साइज, ठीक है, समझ में आया क्या। हायर द नेगेटिव चार्ज बिगर द साइज, ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज रहेगा इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है। और अगर कैटायंस देखें तो कैटायंस में हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज, ओके, ये कैटायंस के लिए हो गया। और यही ट्रेंड अपने को यहाँ पे दिख रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। यू कैन स्टार्ट विथ सोडियम, देखो सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है, ओके। यहाँ पे अगर तुम देखोगे फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, तो देखो चार्ज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है नेगेटिव आयंस में, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है फिर इन आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइजेस, तो इसमें अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर लेते कि कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर ये तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हारा आंसर सही है, समझ में आया ना। इट बिकम्स वेरी इजी टू आंसर इट, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में तुमको सिर्फ ये चीज़ें कंपेयर करना है, ओके। इन मेनी केसेस जब तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है तो दे आस्क यू अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। इज दिस क्लियर।
नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं दैट इज अलॉन्ग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो आयनिक रेडियस डिक्रीजेस. ओके, सो दिस इज अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, या सेम थिंग यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है. ओके, अलॉन्ग अ पीरियड. और ग्रुप में ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव द सेम चार्ज राइट इन अ ग्रुप, इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या होता है, इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इसेंशियली शेल्स ऐड कर रहे हो तुम, इवन दो दे आर आयंस दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट, आयनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो सेम, तो इसलिए they will have increasing size. And to give you a point in example, you have Mg2 plus, calcium 2 plus, barium 2 plus, है ना, top to bottom जा रहे हैं. So when you go top to bottom, size increases even in ions. The most important thing you should remember is about the isoelectronic species. ये एक बहुत अच्छा हथियार है. Okay, this is like a tool that is going to be useful to you for many chapters actually. समझ में आया ना, काफ़ी चैप्टर्स में ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो टूल है that is going to be useful to you. Okay, so this is one of the thing that that will show up at many different places in chemistry. बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखते हैं. ओके, बेसिक या एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स बेसिकली, या नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बोल दो इसको. ठीक है, जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स ये बेसिक होते हैं. मेटालिक ऑक्साइड्स लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं दे डिजॉल्व इन वाटर एंड दे गिव यू बेसिक सोल्यूशन, इजंट इट. तो यहाँ पे देखो सोडियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो यू गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड respectively. That means these are basic. Same thing goes for magnesium oxide, barium oxide, potassium oxide, so on and so forth. So all group 1 and group 2 metal oxides ये कैसे है, basic, isn't it? और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स है, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर एसिडिक ऑक्साइड. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2, NO2, NO. तो ये सारे ऑक्साइड्स जो है SO3, ओके, P4O10, काफ़ी सारे ऑक्साइड्स है, P2O3, इस तरह के जितने भी ऑक्साइड्स आते हैं सारे के सारे क्या आएंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स है. ओके, तो इनको जब पानी में डालता हूँ मैं तो एसिडिक सॉल्यूशन मिलता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालता तो क्या मिल रहा है मेरे को, कार्बोनिक एसिड. इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, इसको करेक्ट कर दिया मैंने. SO2 को जब पानी में डालता हूँ मैं तो क्या मिलता है मेरे को, सल्फ्यूरस. ठीक है ना, सल्फ्यूरस एसिड. सिंपल सी चीज़ है. अगर मैं SO3 को पानी में डालता हूँ तो मेरे को मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो इसका रिएक्शन ये रहेगा, SO3 प्लस H2O गिव्स यू H2SO4. क्लियर है, सीधा सीधा एडिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये 10th में भी तुमने पढ़ा है, इजंट इट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो ये एसिड्स मिल रहा है. उसी तरह से फॉस्फोरस ऑक्साइड अगर मैं P4O10 अगर पानी में डालता तो मेरे को फॉस्फोरिक एसिड मिलता है. ऑलराइट, देयर इज ऑल्सो ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स, जैसे Cl2O होता है. ओके, Cl2O3 होता है. ओके, तो ये इसी तरह के हैलोजन के ऑक्साइड्स होते हैं. ओके, Cl2O7 भी होता है. ओके, Cl2O5, Cl2O7. तो ये these are the oxides of halogen and these are also highly acidic oxides. तो basically metal के oxides are basic, non-metal के oxides are acidic. Clear है ना? अब the oxides which possesses both acidic and basic characters, इनको अपन क्या बोलते हैं, amphoteric oxide. Okay, these are amphoteric oxide. जैसे जब ये मेटालाइट्स की बात हो रही है ना, मेटालाइट्स के ऑक्साइड की बात हो रही है, तो मेटालाइट्स कौन से होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, बेरिलियम, जिंक, टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. दीज आर बेसिकली मेटालाइट्स. या अभी ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज़ नॉट अ टिपिकल मेटालाइट, अपन एल्यूमिनियम को मेटल ही कंसिडर करते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है. ओके, सो इसका जो ऑक्साइड होता है दैट इज़ एम्फोटेरिक. ठीक है, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है बेरिलियम के साथ, तो बेरिलियम ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक. ओके, जिंक ऑक्साइड दैट इज ऑल्सो एम्फोटेरिक. जिंक ऑक्साइड ये डी ब्लॉक का आखिरी वाला 3D का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है. ओके, जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक. ये फिर पी ब्लॉक वाले आ गए. ओके, टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी. सो ये ऑक्साइड्स भी
तो ये मेटालॉइड्स होते हैं. टिन, एक्सेप्ट टिन इज एक्चुअली मेटल. आर्सेनिक, एंटीमनी, दीज आर मेटालॉइड्स. तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर एम्फोटेरिक. मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे. जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं दे ओनली रिएक्ट विद एसिड्स. जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं दे ओनली रिएक्ट विद बेसिस. ओके, वाटर के साथ तो रिएक्ट होती है ऑब्वियसली, बट टॉकिंग अबाउट अदर देन वाटर, राइट. और these will react with both acid as well as bases. Understood है? Alright. Variation देखते हैं in periodic table. In a period, okay, metallic nature decreases and non-metallic nature increases when you go from left to right. बराबर है? When you go from left to right, तो metallic nature decrease हो रहा है, okay, और non-metallic nature increase होता है. ये अपने को मालूम है, isn't it? तो ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? बेसिसिटी कम होती जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी. इजंट इट? बेसिक नेचर डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. ओके, एग्जांपल देख लो. सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना. बेसिसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. सोडियम ऑक्साइड इज स्ट्रांगली बेसिक. ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड वीकली बेसिक. एंटा एसिड करके यूज़ करते हैं इसको, स्ट्रांग नहीं है ये. ओके, दिस इज माइल्ड. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एक्चुअली इसका जो सोल्यूशन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन एज अ बेस करके यूज़ करते हैं, इजंट इट? एंटासिड करके यूज़ करते हैं. देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, दोनों के साथ रिएक्ट होगा. ओके, सिलिकॉन ऑक्साइड वीकली एसिडिक. फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एसिडिक है, काफ़ी अच्छा, स्ट्रांगली एसिडिक है इनफैक्ट. एंड SO3 क्लोरीन ऑक्साइड जो है, दीज आर वेरी स्ट्रांगली एसिडिक. Okay, this is also strongly, you can say these are even strongly acidic. So these are extremely strongly acidic oxides. So when you go from left to right, क्या हो रहा है? Basic nature decrease हो रहा है, acidic nature increase हो रहा है. सिलिकॉन, हाँ करेक्ट है. सिलिकॉन इज एक्चुअली मेटालॉइड, राइट. सिलिकॉन इज एक्चुअली मेटालॉइड, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेटालॉइड के ही एम्फोटेरिक रहेंगे. ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे एज यू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, तो बेसिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप. राइट. सिलिकॉन ये इट्स एक्चुअली देखा जाए तो इट हैज़ अ मेटालिक कैरेक्टर, तो वी वुड एक्सपेक्ट इट टू बी एक्चुअली बेसिक, इजंट इट? बट इट्स नॉट, इट्स एसिडिक सिंपली. ओके, थोड़ा सा एसिडिक होता है, वेरी वीकली, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रल. ठीक है, बट इट डज रिएक्ट विथ बेसिस. ओके, अंडरस्टूड है? इट रिएक्ट्स विद बेसिस. बेसिस के साथ रिएक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड अगर लेता हूँ मैं, विच इज़ बेस, राइट. इसको अब अगर मैं सिलिकॉन के साथ हीट करता हूँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता है CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट. इसको अपन सीमेंट में यूज़ करते हैं. ओके, एंड इट डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एसिडिक है, राइट. ऑब्वियसली अगर ये एम्फोटेरिक होता तो हमने एम्फोटेरिक लिखा होता, isn't it? अब ये एसिडिक है, इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, isn't it? That is just the nature. So ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये अपन एक जनरल ट्रेंड बोलते हैं कि ओके एम्फोटेरिक इसलिए बोल रहे हैं अपन, मतलब जो मेटालॉइड्स है अपन ये बोल रहे हैं कि मेटालॉइड्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, सो वी वुड एक्सपेक्ट देम टू बी एम्फोटेरिक, लेकिन देर आर सर्टन एक्सेप्शंस इन दैट थिंग. ठीक है. और ग्रुप में क्या होता है? ऑब्वियसली इन जब ग्रुप की बात करते हैं, सो व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटालिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, इजंट इट? मेटालिक नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है, इजंट इट? व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है. सो एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, द बेसिक नेचर एक्चुअली इंक्रीजेज. सो व्हेन यू गो, लेट्स से फॉर एग्जांपल Na2O, K2O, ऐसा अगर देख रहे हैं अपन, है ना, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड, तो बेसिक नेचर क्या होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. दिस इज ऑल्सो सेम फॉर हाइड्रोक्साइड बेसिस. ओके, अगर हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं अपन, सो इफ यू टेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद स्ट्रॉन्टियम हाइड्रोक्साइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, ओके, द बेसिसिटी इंक्रीजेस. ओके, एज यू गो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज, ठीक है. डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है. ओके, डायगोनल रिलेशनशिप क्यों मिलती है अपने को? बिकॉज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रॉपर्टी
मान लो इंक्रीज हो रही है, तो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो वही प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, इजंट इट? ये इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और टॉप टू बॉटम जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है ये सेकंड और थर्ड पीरियड में सेम हो जाता है, इसीलिए हमको डायगोनल रिलेशनशिप मिलता है कि लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करेगी, ठीक है? और ये एविडेंस मिलता है फ्रॉम देयर साइजेस बेसिकली। ये पहला जो एविडेंस मिला आपने को, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द साइजेस। अगर लिथियम और मैग्नीशियम का साइज देखें, इट कम्स आउट टू बी सेम, क्योंकि यहाँ से यहाँ साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके? और यहाँ से यहाँ साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये बैलेंस करता है एक दूसरे को, इसके वजह से इनका जो साइज होता है वो सिमिलर मिलता है। सिमिलरली देयर इज अ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ये भी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि दोनों के ऑक्साइड कैसे है, एम्फोटेरिक है, इजंट इट? दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, और एल्यूमिनियम के राइट में आई थिंक सिलिकॉन आ रहा है, इसलिए इसका ऑक्साइड थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक है, ओके? और इसका रिलेशनशिप बोरॉन के साथ आता है, ओके? एंड देन दैट्स प्रिटी मच इट। उसके बाद बहुत ज़्यादा डायगोनल रिलेशनशिप नहीं मिलता। ये जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है डायगोनल रिलेशनशिप में, अंडरस्टूड है? उसके बाद में इट बिकम्स वीक, इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अपने को नहीं मिलता, ओके? ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अपना पीरियोडिक टेबल ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अपन चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग, ओके? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।